दूसरों के अधीन मत रहो। प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी, दूसरों के अधीन मत रहो, प्रेरणादायक कहानी जिसे पढ़ने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं, जिन बदलाव से आप अपने जीवन के उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसे आप सोच रहे होंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचता होगा। मैं, आप और हम सभी जो भी करते हैं केवल अपने जीवन के लिए करते हैं, और उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए जीवन में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी होता है। यह हमारे उस खोए हुए जुनून को फिर से जगा सकता है। भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन की रेस में नहीं दौड़ा जा सकता है, लेकिन भरोसे के साथ ही दूसरों पर पूरी तरह अधीन होकर भी जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। भरोसा बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी के अधीन होना जीवन की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए भरोसा करो, लेकिन अधीन मत रहो। खुद का कार्य खुद ही समय रहते करना सीख जाना चाहिए, वरना जिसके अधीन हो उसके गुजर जाने के बाद जीवन का कोई महत्व नहीं रहेगा। अपने जीवन की सारी विरासत खो बैठ जाओगे और जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। किसी के अधीन रहोगे तो केवल पेट ही भर पाओगे, जिंदगी जीना कभी नहीं सीख पाओगे। ऐसी ही जीवन जीने की सीख देने वाली एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बार की बात है, जंगल में दो शेर रहते थे। दोनों शेर भाई थे। एक का नाम शेरा और दूसरे का नाम हिरा था। शेरा बड़ा भाई था, इसलिए उसका कर्तव्य बनता था कि छोटे भाई का ध्यान पूरी तरह रखे। उसके खाने पीने से लेकर रहन सहन तक की देखभाल शेरा ही करता था। शेरा रोज सुबह शाम जंगल में कड़ी मेहनत करने के बाद शिकार करके लाता था और दोनों आराम से गुफा में बैठकर खाने का आनंद लेते थे। दोनों के लिए खाने का प्रबंध केवल शेरा ही करता था, लेकिन हिरा ने जीवन में कभी भी गुफा से बाहर निकलकर एक भी शिकार करना नहीं चाहा। वह बस अपने बड़े भाई के अधीन हो गया था। अधीन होने के साथ ही आलसी भी हो गया। उसने अभी तक जंगल के किसी भी जानवर को अच्छी तरह नहीं पहचाना था। वह कभी कभी गुफा से बाहर निकलता तो जंगल के छोटे से छोटे जानवर जैसे हिरण, भालू, खरगोश आदि जानवरों को देखकर डर जाता और दौड़कर गुफा में चला जाता था। उसने कभी भी शेरा के साथ शिकार करने के लिए जाने का भी नहीं सोचा। एक दिन शेरा हिरण का शिकार करने के लिए किसी पहाड़ी पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहा था। अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रहा और सीधा पहाड़ी से नीचे गिर पड़ा और गिरते ही मर गया। लेकिन हिरण तो बच गई। उसे पता चल गया था तो उसने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया था। लेकिन शेरा को यह पता नहीं चला कि आगे बहुत बड़ी खाई है और वह उस गहरी खाई में जा गिरा और वही अपने प्राण त्याग दिए। शाम होने पर भी जब शेरा वापस नहीं आया तो हिरा को बहुत चिंता हुई, लेकिन वह उसे ढूंढने भी नहीं गया। गुफा से बाहर कैसे निकले? शेरा के मरने के बाद हिरा भूख के कारण बेहाल होने लगा। वह बाहर निकलता और डरकर तुरंत अंदर चला जाता था। वह अपनी विरासत भी खो बैठा। वह अपनी ताकत को भी नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में ऐसा काम करना सीखा ही नहीं था जिससे वह अपने खाने का प्रबंध कर पाए। भूख के कारण उसी गुफा में अपना दम तोड़ दिया। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता कभी घर बैठे बैठे नहीं मिलती है। उसके लिए अपने खून पसीने को एक करना पड़ता है। अगर हमारे अंदर कुछ करने का जुनून है तो दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में किसी भी मुकाम या लक्ष्य को अपने के लिए सबसे चीज है आपकी मेहनत और आपका धैर्य है। केवल मेहनत करते रहना रहो, मंजिल आपको मिलनी ही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। आपने इस कहानी को पूरा पढ़ा है, तो क्या आप बता सकते हैं हिरा किसके अधीन हो गया था? दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल से सहमत हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया।
और ऐसी ही कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सच हुआ राजा का सपना, राज्य में पड़ा अकाल। हिंदी कहानी। बहुत समय पुरानी बात है। किसी राज्य में धर्मानंद नाम का एक राजा रहता था। राजा ने अपना राज्य पूरी तरह खुशहाल और समृद्ध बना रखा था। राजा अपने राज्य की सभी प्रजा को हमेशा सुखी रखने का पूरा प्रयास करता था। अपने राज्य की प्रजा को अपने परिवार की तरह समझता था। राजा अपने राज्य पर किसी प्रकार का संकट आने से पहले ही उसका समाधान निकाल लेता था और प्रजा को कानो कान खबर तक नहीं पहुंचती थी। राजा हर निर्णय प्रजा के हित में ही लेता था। राजा की ईमानदारी और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। दूसरे राज्य के राजा भी उसकी तारीफ करते थे। वे उन प्रजा को नसीब वाले समझते थे क्योंकि उन्हें इतने होशियार और धर्मी राजा मिले। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की समस्या आने से पहले ही उन्हें पता चल जाता था और वे उस समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेते थे। एक बार रात को राजा सोया हुआ था। वह गहरी नींद में थे। तभी उनको एक सपना आया कि राज्य में आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है और जिसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। कोई भूख से तड़पता तो कोई प्यास से, और प्रजा के कई सारे लोग तो तड़प कर मरने लगे। पूरा राज्य तहसमहस हो गया। तभी अचानक राजा की नींद खुली। उसने देखा कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा सपना कैसे आया? कहीं यह सपना समस्या का संकेत तो नहीं है? उसने अगले ही दिन अपने राज्य में सूचना भिजवा दी कि सभी राज्य सभा में एकत्रित हो जाए। अगले ही दिन प्रजा राज्य में एकत्रित हो गई और राजा ने भविष्य की समस्या को बताया और साथ ही उसका समाधान भी बताया। आने वाले कुछ ही दिनों में राज्य में अकाल पड़ने वाला है, इसलिए आप सभी अभी से मेहनत करके इतना अनाज और जल एकत्र कर लो कि राज्य को अकाल का सामना ही न करना पड़े। राजा की बात सुनकर प्रजा हंसने लगी और बोली, क्या कभी सपना भी सच होते हैं? कैसी बातें कर रहे हो महाराज, हमने अभी तक कुछ भी मेहनत नहीं की और इन कुछ दिनों में क्या कर लेंगे? सपने सच नहीं होते हैं और कोई अकाल नहीं पड़ने वाला है। किसी ने भी राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चली गई। राजा बहुत चिंतित रहने लगे थे। राजा के इस तरह के व्यवहार से प्रजा राजा के दरबार में आना ही बंद कर दिया। सभी अपने अपने घर का छोटा बड़ा कम करके घर में ही रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि राजा पागल होने लगा है। अब न जाने क्यों पागल जैसी बातें करने लगे हैं। कहते हैं सपने सच हो सकते हैं और अकाल पड़ने वाला है। लगता है राजा को अब प्रजा से कोई मोह नहीं रहा है। वहीं हम सब से मेहनत करवा के अनाज इकट्ठा करवा लेंगे और दूसरे राज्य में अच्छे दाम में बेच देंगे। दिन बीतते गए और सपना सच होने लगा। राज्य में अकाल पड़ने लगा। प्रजा इधर उधर दौड़ती और राजा से सहायता मांगती, लेकिन राजा की भी हालात प्रजा जैसी ही थी। वह कुछ भी सहायता नहीं कर पाया। कोई भूख से मर रहा तो कोई प्यास से। प्रजा को बहुत पछतावा हुआ और धीरे धीरे सारा राज्य नष्ट हो गया। कहानी से सीख। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इसे केवल एक प्रेरक स्टोरी के जरिए ही पढ़े। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह कहानी में राजा का सपना सच हुआ है, उसी तरह कभी कभी हमारे भी सपने सच हो सकते हैं। जीवन में हम जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ। और अगर बात हमारे परिवार की करे तो हमारा राज्य तो हमारा परिवार होता है और उसके राजा हमारे पिता होते हैं और हम सभी उसकी प्रजा होते हैं। और प्रजा का कर्तव्य होता है राजा की कही बातों का पालन करना। जिस तरह प्रजा राजा के हित में सोचती है और राजा भी प्रजा का हित चाहता है, उसी तरह हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है। हमें अपने पिता के हित का सोचना चाहिए। जो भी पिता निर्णय लेता है उसे हम सभी कर्तव्य बनता है निभाने का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा और मैं इस आर्टिकल को समाप्त करने से पहले आपसे यह जानना चाहता हूँ कि राजा को सपने में क्या दिखाई दिया। ऐसा कि राजा ने सभी को सतर्क कर दिया था, लेकिन किसी ने भी राजा की बात नहीं मानी।
तो क्या उसका प्रभाव राजा पर भी दिखाई पड़ा? आप हमारे इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हाँ, आप ऐसी ही कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। पोस्ट नेविगेशन। सब्र का फल मीठा होता है। हिंदी कहानी सब्र का फल मीठा होता है। बटा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है सब्र का फल मीठा होता है। पुरानी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, और आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह सब्र और धैर्य से हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अंत तक जरूर पढ़ना। हम आपसे इसी कहानी के बारे में कहानी के अंत पार्ट में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब इसी कहानी के अंदर छिपा होगा, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से होकर किसी गांव की तरफ जा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही फुर्तीला था। उसके मुंह से हर वक्त यही बात आती है कि जल्दी करो, कितना वक्त हो गया, जल्दी चलिए, फुर्ती रखिए आदि। वह अपना हर एक कार्य जल्द से जल्द ही निपटाना चाहता था। उसके गुरु उसे कई बार समझाते थे कि धैर्य से कार्य करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी ही कठिनाइयाँ और बाधाएं आएगी। वो रास्ते से जा रहे थे, तभी संत और सभी शिष्यों को प्यास लगने लगी, जिसके कारण उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने पास की नदी से पानी पीकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने का सोचा। तब वह फुर्तीला शिष्य उन्हें विश्राम करने से रोकता और जल्दी से अपनी मंजिल प्राप्त करने को कहता। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। आप सभी अपने पैर जल्दी उठाइए, अपनी रफ्तार तेज करिए ताकि हम अपने स्थान पर जल्द ही पहुंच जाएं। तभी संत जी कहते, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दी करोगे तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएगी। थोड़ी देर रुककर फिर चलेंगे। यही रास्ते में कहीं पर थोड़ी छाव दिखाई दे तो हम सभी वही रुककर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर चलेंगे, ठीक है? तभी शिष्य कहता, ये सब कहने की बातें हैं, मुझे उदाहरण देकर बताओ कि सब्र का फल कैसा होता है। संत जी बोले, समय आने पर बता दूंगा, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, अभी हमें बहुत चलना है। जब हम शाम को कहीं खाना खाने के लिए रुकेंगे तब उदाहरण पूरे विस्तार से बताऊंगा। उन्हें रास्ते में पेड़ की गहरी छांव दिखाई दी तो उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर आराम करने के बाद फिर चलने लगे। चलते चलते उन्हें काफी समय हो गया था और अंधेरा भी होने लगा था, तो वे अपने ठहरने की जगह ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक किसान मिला। संत जी ने उस किसान से पूछा कि क्या हम आपके यहाँ एक रात के लिए रह सकते हैं क्या? सुबह उठते ही निकल जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ ना हो तो हम रुक सकते हैं। किसान ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया। संत और सभी शिष्य खाना खाकर सोने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी उस कमरे में एक बल्ब लगा हुआ था। उस बल्ब के आसपास 2 छिपकलियां मंडरा रही थी। वे बल्ब के आसपास के जानवरों को खा रही थी। संत जी की नजर उन दोनों छिपकलियों पर पड़ी, जिनमें से एक छिपकली दौड़ दौड़ कर जानवरों को पकड़ रही थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा, और दूसरी छिपकली बहुत ही धीमी गति से चलकर जानवर पकड़ रही थी। संत जी ने कहा, अब समय आ गया है कि सब्र का फल मीठा कैसे होता है। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, तुम इन दोनों छिपकलियों को देख रहे हो, दोनों में केवल एक ही अंतर है, एक सब्र वाली तो दूसरी फुर्तीली है। जो फुर्तीली है वह दौड़कर अपना शिकार करना चाहती है, जिसके कारण उसे एक भी शिकार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ परेशानी और थकान ही मिल रही है। वह दौड़ती है, भागती है, लेकिन फिर भी भूखी रहती है। और एक छिपकली धैर्य वाली है, जो आराम से और चतुराई से चलकर जानवर को पता भी नहीं चलता और उसे शिकार बना लेती है और बिना कठिनाइयों के ही सफलता प्राप्त कर लेती है। इसी तरह धैर्य रखने वाले व्यक्ति को भी बिना कठिनाइयों के सफलता मिल जाती है। अब पता चला सब्र का फल कैसा होता है।
बिना सब्र के कार्य करने से केवल दुविधा ही उत्पन्न होती है। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा जल्दी के चक्कर में मत पड़िए, जो सही है उसे चुनिए। क्रोध आने पर तथा मुश्किल वक्त में धैर्य और सब्र नहीं खोना चाहिए। जिस तरह इन दोनों छिपकलियों में एक ही अंतर था, जिसके कारण एक बहुत कष्ट तथा असहज दिखाई दे रही थी, किंतु दूसरी वाली शांत तथा धैर्य वाली थी, जो अपना जीवन बहुत खुशी से जी रही थी। इसका केवल एक ही कारण है, सब्र। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि जब संत जी का वह फुर्तीला शिष्य बार बार जल्दी चलो की रट लगाए जा रहा था, तो फिर संत जी ने किसका उदाहरण देकर समझाया कि सब्र का फल मीठा होता है। आप इस सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आप सहमत हैं, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। एकता का बल, एकता में बाल, पारिवारिक एकता की हिंदी कहानी। बटा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक एकता की कहानी, जिसका शीर्षक है एकता का बल, पारिवारिक एकता की कहानी। दोस्तों, आप कहानी को पूरा पढ़े और अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और सवाल का जवाब भी इसी कहानी के अंतर्गत मौजूद होगा। इसलिए कहानी को पूरे ध्यान से और पूरा पढ़े और कमेंट में इसका जवाब हमें बताएं। एकता बल कहावत का अर्थ है कि एकजुट रहना। जब तक मिलकर रहते हैं तब तक कड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन जब एकता में विवाद होने लगता है तो ये कड़ियाँ हल्की हो जाती हैं और धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। चिंटू नाम का एक लड़का अपनी दादी जी और माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता के एक और भाई था, जो कि चिंटू के अंकल लगते थे। उसके परिवार में केवल 5 ही सदस्य रहते थे, लेकिन अभी सिर्फ 4 ही रहते हैं, क्योंकि चिंटू के अंकल उनके साथ नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, इसका कारण कहानी के अंत में मिल जाएगा। लेकिन अभी तक चिंटू ने उनकी शकल तक नहीं देखी थी और नहीं कभी मिला था, क्योंकि आपस की फुट के कारण दोनों भाई को इतना दूर कर दिया था। दोनों कभी भी एक दूसरे की शकल भी देखना पसंद नहीं करते थे। छोटा भाई गलत लोगों की संगति में आकर बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गया था, जिसके कारण उसने अपना हंसता खिलता परिवार त्याग कर कहीं दूर चला गया था। लेकिन चिंटू के घर के ही पास में एक परिवार रहता था, जिसमें एक आदमी के 5 बेटे और उन 5 भाइयों के लड़के सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उस परिवार में बहुत खुशियाँ थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिसका एक ही कारण था, पारिवारिक एकता। चिंटू उस परिवार को देखकर अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था। कई बार अपनी दादी जी से पूछता कि जब ये 5 भाई होकर भी अभी तक इतना प्रेम भाव और एकता कैसे हैं, और आपके तो 2 ही बेटे हैं, फिर भी इतने दूर कैसे हो गए। लेकिन दादी जी हर बार उसकी बात टाल देती थी, किंतु अब की बार चिंटू ने जिद कर ली तो दादी जी को बताना ही पड़ा। कुछ साल पहले जब अपना भी परिवार इनकी तरह ही हंसता हुआ था, लेकिन तेरे अंकल गलत लोगों की संगति में रहकर बदलने लगे थे। कई बार समझाने पर भी नहीं माने और रोज तेरे पिताजी से झगड़ा करने लगता था, जिसके कारण तेरे दादाजी ने तेरे अंकल को उनके हक का हिस्सा देकर उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया। लेकिन ये टूटता हुआ परिवार तेरे दादाजी सहन नहीं कर पाए और दुखी होकर एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। तब से ना तुम्हारे अंकल यहाँ आए और ना ही हम उनके पास गए। इसी तरह पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। उनके परिवार के इतने सुखी होने का यही कारण है कि उनके अंदर सहनशीलता और एकता है, और आपस की एकता बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ देती है। जब एक लकड़ी होती है तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब लकड़ियों को आपस में मिलाकर एक गुच्छा बनाया तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है।
ठीक इसी तरह जब परिवार वाले मिलकर रहते हैं तो उनके बीच फुट डालना भी मुश्किल होता है और उनका परिवार हमेशा फूलों की तरह खिलता हुआ रहता है। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है। जो कितने भी बड़े और कितने भी कठिन काम क्यों न हो, इसी एकता के जरिए हम उस कार्य को पल भर में कर सकते हैं। और पारिवारिक एकता एक परिवार के लिए बहुत जरूरी होती है। जब परिवार में आपस की फुट होती है तो हर कोई आकर हमें अंदर से गिरा जाता है और हमारे परिवार के प्रति भेद कर जाता है। किंतु जब उसी परिवार में एक पारिवारिक एकता होती है तथा पूरा परिवार एक ही राह से चलता है तो उस परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है। बाहर की कितनी भी नेगेटिविटी आती है वह हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाती है। जड़ें तो हमारी ही मजबूत होनी चाहिए। फिर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उस परिवार पर आंख उठाकर भी देख सके। दोस्तों, आज का हमारा सवाल यह है कि इस कहानी में जो चिंटू है उसके पिताजी के कितने भाई और थे? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आप इससे सहमत हैं, तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। पोस्ट नेविगेशन। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।